Okay, good morning, friends. So let's start our today's session. Our this week's first day will be dedicated to the most important topic discussion, which is generally the last stage of every exam. It's interview guidance program, or it is basically known as personality test. So our today's point of discussion will be how to face an UPSC civil service exam interview और MPSC ऑल्सो। इसमें सभी इंटरव्यूज के बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी आप में से किसी ने इंटरव्यू तो दिया नहीं होगा, एज यू पीपल आर ऑल अंडर एज, बट देंगे आप लोग, डोंट वरी। और अच्छा इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू से अच्छा तो मैं तो ये कहूँगा इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस इन फैक्ट इन लाइफ. If you have appeared into the civil service examination at least once or twice and you get ultimately selected as an officer, so you will really get a very life changing experience in the interview session. बिकॉज जो लोग आपको इंटरव्यू में, जो इंटरव्यूअर और जो इंटरव्यू पैनल में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा, यानी हम लोग बात करेंगे वैसे तो हमसे बहुत आगे के लोग रहते हैं। उनकी एज हमसे बहुत ज़्यादा रहेंगी। बहुत सी केसेस में आप जैसे अंडर ग्रेजुएट हो, आप फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में अगर सिलेक्ट हुए या इंटरव्यू को जाते हो तो आपकी एज रहेंगे 22 ईयर्स, और जो इंटरव्यूअर आप लोगों के रहेंगे दे माइट बी मोर देन 50 और 55 और 60 ऑल्सो. In some cases they might be in the 70, more than 70 years of age. यानी आपकी एज और उनकी एज वो ऑलमोस्ट ऑल आपके बाबूजी के या आपके सपोज दादाजी के एज के भी हो सकते हैं। और लोगों को वही लगता है कि सर वो तो एज में बहुत बड़े, इतने पढ़े लिखे लोग, हाउ टू फेस देम. सो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. सपोज वो इतने पढ़े लिखे और इतने एक्सपीरियंस लोग होते हैं अपनी लाइफ में कि वो बहुत ज़्यादा लिबरल रहते हैं. मेरी एज अगर 22 ईयर्स है और मैं अगर किसी इंसान मेरा इंटरव्यू ले रहा है जिसकी एज 60 ईयर्स है, तो आई एम लाइक हिज चाइल्ड. वो उनके बच्चे जैसा हो, वो मुझे उसी तरीके से ट्रीट करेंगे. सब उनके पास लिबरलनेस रहेगा. थोड़ा सा हम लोग जो कहते हैं ना कन्फ्यूजन, नर्वसनेस, वो हम में रहता. वो लोग तो हम लोगों को सिलेक्ट करने के लिए बैठे वहाँ पे. सो इसी केस में हम लोग बात करेंगे आज. और मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी एग्जैक्टली व्हाट इज यूपीएससी इंटरव्यू, जो कि दुनिया का सबसे हाई प्रोफाइल इंटरव्यू समझा जाता है. One of the most prestigious interview in the world. Second thing, what should be my preparation? कि समझ में आता नहीं, इंटरव्यू का कोई सिलेबस है ही तो पढ़ना क्या है वही पता नहीं है. आप प्रीलियम में गए, आप मेंस में गए, वहाँ पे सिलेबस पता है आप लोगों का, उतना पढ़ भी लेंगे, बट देर इज नो डिफाइंड सिलेबस फॉर एनी इंटरव्यू इन द वर्ल्ड. रिमेंबर दिस. So lots of candidates are generally in confusion that what to read and how to read and means how to prepare exactly. So इसके ऊपर एक बात करेंगे. दूसरा डिस्कशन रहेगा हम लोगों का कि डैप क्या होता है, व्हाट इज डैप, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. की मैंने सुना है कि डैप के ऊपर आप लोगों के 60-70% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो व्हाट इज मीन बाय डैप सपोज, जैसे फील कैसे क्या किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक प्रोफाइल व्हाट कुड बी द नेचर ऑफ क्वेश्चन. की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मॉडरेटली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, की ये पूछा जा सकता है नहीं जा सकता है. बट 60-70% इंटरव्यू आप लोगों का पहले ही डिसाइड हम लोग कर लेते हैं. कि जैसे अभी हम लोग खुद मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं. आप लोगों का एमपीएससी की एग्ज़ाम होगी, एनडीए की एग्ज़ाम होगी, यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा, तो आप लोगों को कंसिस्टेंटली मॉक इंटरव्यू देने के लिए लगाते हैं. मॉक इंटरव्यू में भी अच्छे खासे पैनल मेंबर होते हैं. सो ऑलमोस्ट ऑल 60-70% वही क्वेश्चन आप लोगों को जनरली रिपीट होते हैं. तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग. दिस विल बी अवर मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन. सपोज इसमें एक यूपीएससी इंटरव्यू. अभी सबसे पहली बात यह है कि सर इसे इंटरव्यू क्यों कहा जाता है, कि एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय इंटरव्यू. अभी इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इसके नाम में ही आप लोग समझ लीजिए. इंटर एंड व्यू इट फ्रॉम इनसाइड. कि जैसे आप मेरे सामने इंटरव्यू देने के लिए आए हो और आई एम द इंटरव्यूअर, सो आई विल सिंपली इंटर इनसाइड यू एंड आई विल व्यू यू फ्रॉम इनसाइड. इंटर मीन्स आपके अंदर नहीं जाऊंगा मैं, जस्ट थॉट प्रोसेस आप लोगों की समझना चाहूँगा. इसमें से मैं क्या समझना चाहूँगा सपोज कि व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू व्यू इनसाइड यू. योर एटीट्यूड, योर एप्टीट्यूड, योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड साइमल्टेनियसली योर कम्युनिकेशन स्किल. पर्सनालिटी टेस्ट इसके नाम में ही है, पर्सनालिटी टेस्ट. यूपीएससी की एग्ज़ाम बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन की हुई एग्ज़ाम है.
आप जब भी इसके प्रथम स्टेज में जाओगे, जैसे कि प्रीलिमिनरी स्टेज कहा जाता है पूर्व परीक्षा, उसमें किसी भी कैंडिडेट का सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड चेक किया जाएगा, इसके पास इंफॉर्मेशन कितनी। इसलिए शायद प्रीलिम के लिए बहुत पढ़ना भी पड़ता है, पढ़ भी लिया तो उसमें से आता नहीं, क्योंकि इसने तीसरा ही कुछ तो भी पूछ लिया है जो कि मुझे पता था बट पूरा पता नहीं था। मेंस में हम लोग गए, मेंस में नो इन्फॉर्मेशन, दे विल ओनली आस्क यू अबाउट नॉलेज। इन सेकंड स्टेज दे विल चेक यूर नॉलेज। मेंस क्वालिफाई हो गया, हम लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो गए, तो पर्सनली अभी उन्होंने देखा कि भाई साहब आपके पास इन्फॉर्मेशन भी और आपके पास नॉलेज भी, वो आपके पेपर चेक करके हमने देख लिया। अभी ये इंसान आईएएस होने के लिए बौद्धिक रूप से सक्षम है, इंटेलेक्चुअल, ही हैज़ द इनफ इंटेलेक्चुअल टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, बट द सेकंड थिंग इज दैट कि वो मेंटली कैपेबल है क्या। ये इंसान आईएएस होने के लिए बौद्धिक रूप से सक्षम है, पर क्या ये इंसान आईएएस होने के लिए मानसिक रूप से सक्षम है? तो यही भी आपकी मानसिकता चेक की जाएगी। जैसे कि मैं बड़ा, फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बड़ा होशियार कैंडिडेट हूँ, मैंने आउट ऑफ में स्कोर किया है मेंस में, और मैं जब भी पर्सनालिटी टेस्ट में गया तो इंटरव्यू लेते समय उनको पता चला कि इसकी पर्सनालिटी थोड़ी एग्रेसिव है, इसने फर्स्ट प्रेफरेंस ही आईपीएस डाल के रखा है, इतना एग्रेशन, मेरा एक कम्युनिटी को लेकर थोड़ा बायस्ड हुए, निगेटिव मेरे इम्पैक्ट है, तो वो कहेंगे कि यार ये मानसिकता नहीं चलेगी। तो बहुत बार चांसेस ऐसे भी रहती है कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेल्यूर, ऐसा होता नहीं है बट किसी किसी केस में हो भी सकता है कि पर्सनालिटी सुटेबल नहीं है, तो बहुत बार आपको इंटरव्यू से भी यानी फेल होने के भी चांसेस है वहाँ। तो ये आप लोग समझ लीजिए। इंटरव्यू, अगेन आई एम सेइंग, इंटरव्यू एक छोटी सी टर्म है, एक्चुअल में इसे कहा जाता है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तिमत्व चाचनी। मैं पूरी तेरी पर्सनालिटी चेक करूँगा। और जैसे कि कैंडिडेट का यही कहना है कि सर मैं तो प्रीलियम कर लूँगा, मेंस कर लूँगा, बट बहुत ज़्यादा बच्चे इंटरव्यू में भी फेल होते हैं। अगर आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम छोड़ दो तो कारपोरेट सेक्टर में आप जब भी जाते हो तो कारपोरेट सेक्टर में तो कोई प्रीलियम और कोई मेंस नहीं है। ये बच्चा इंजीनियर हुआ कि इसे डायरेक्टली इंटरव्यू के सामने बिठा दिया जाता है, और 90% स्टूडेंट्स गॉट फेल्ड इन दिस केस। हाउ? बिकॉज दे डोंट नो व्हाट टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू। उसको पूछा कि तूने प्रिपरेशन क्यों नहीं किया, तो उसने कहा कि सर देर इज नो डिफाइंड सिलेबस फॉर इंटरव्यू, मैं पढ़ूँ क्या। यूपीएससी के केस में भी वही है, सर मुझे प्रीलियम का सिलेबस दिया गया था, मुझे मेंस का भी था, मुझे ऑप्शनल का भी सिलेबस था, बट इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बोला और इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं, तो इनफैक्ट आई डोंट नो व्हाट टू रीड। और ये सभी केस में ऐसे रहता है, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं। सिलेबस इन द सेंस आज हम लोग बात ही कर लेंगे कि एग्जैक्टली होता क्या है एग्जैक्टली। जैसे मैंने कहा व्हाट इज इंटरव्यू, सो दे विल try to view you from inside, they will just try to check your nature, your interest, your thoughts, your vision, your intellectual suppose। बहुत स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि सर हमें हमारा नॉलेज चेक किया जाएगा कि इसमें, कि जैसे कि मैंने अभी सपोज आई हैव डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम द पैरामेडिकल, तो सर मैं अगर पैरामेडिकल फील्ड से हूँ तो क्या मुझे वहाँ पे वही सवाल पूछे जाएंगे जो मैंने मेरे ग्रेजुएशन में पढ़े थे कि बताओ इस चीज़ का है। तो वैसे कुछ होता नहीं, आप किसी भी बैकग्राउंड से रहिए, यहाँ पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपका नॉलेज चेक करने में। जैसे मैंने आप लोगों को कहा ऑलरेडी, आप लोगों का नॉलेज भाई साहब आपकी मेंस के एग्जाम में चेक हो चुका है, सो नो वन इज इंटरेस्टेड टू चेक योर नॉलेज। और दूसरी चीज़ ऐसे रहती है कि नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये आप लोग समझ लीजिए पहले कि जो आप लोगों का नॉलेज होता है वो आप लोगों की पर्सनैलिटी की पार्ट है। तो आप अगर इंटेलिजेंट हो तो पता चलेगा। जैसे ये है सपोज आप लोगों की पर्सनैलिटी, और आप कह रहे कि सर वो मेरा नॉलेज चेक करेंगे क्या। दिस इज योर पर्सनैलिटी, दिस इज योर नॉलेज, सो नॉलेज इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आप अगर बुद्धिमान हो तो आपकी पर्सनैलिटी से पता चल जाता है सर। इंसान की बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, एवरीथिंग सेज दैट आई हैव अ बिग ह्यूज बैकअप ऑफ नॉलेज, डोंट ट्राई टू ब्रश अप इट। और आपके पास अगर बुद्धिमत्ता नहीं, आपका नर्वसनेस, आपका कंफ्यूजन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप लोगों का जीरो कॉन्फिडेंस विल इंडिकेट दैट दिस पर्सन इज नॉट सुटेबल। सो नॉलेज वगैरह चेक करने में मेरे हिसाब से तो भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है आप लोगों का, वैसे देखा जाए तो। सो नो, नॉट दैट थिंग। अभी दूसरी चीज़ है कि जो साइकोलॉजी होती है बोर्ड मेंबर की, पहली बात तो ये है कि आप जब यूपीएससी के इंटरव्यू में जाते हो
तो इंटरव्यू में बेसिकली इंटरव्यू लेते समय आप लोगों को 6 से 7 लोगों का पैनल रहता है या 5 लोगों का हम लोग एवरेज पैनल पकड़ लेंगे। एक बड़ा सा हॉल रहेगा, उस हॉल में आप लोगों को बुलाया जाता है, बाहर बाकी लोग बैठे रहते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बता दो, अब आपको पहले इंटरव्यू का डेट आ जाएगा, डेट और टाइम आप लोगों को फिक्स करके दिया रहता है। यूपीएससी एक दिन में 10 से 15 इंटरव्यू कंडक्ट करती है, 10 पकड़ लीजिए आप लोग, 15 ज़्यादा से ज़्यादा। और हर कैंडिडेट का इंटरव्यू आइडियली अगर देखा जाए तो 15 से 20 मिनट चलता है। आप बाहर वेट करोगे, आपका नाम जैसे ही पुकारा जाएगा कि नेक्स्ट कैंडिडेट विभोर, विभोर बोटे प्लीज कम, आप अंदर जाओगे वहाँ में। तो अंदर जाने के बाद आपको साक्षात्कार होगा कि 5 से 6 लोग बैठे, ओवल शेप की टेबल रहती है, जो इस पैनल के मेंबर रहते हैं ही विल सिट एट द सेंटर, और बाकी 2-2 मेंबर उनके साइड में रहते हैं। अभी जहाँ तक इन लोगों की बात देखिए, सर इनका बैकग्राउंड क्या रहेगा, ये जो पैनल मेंबर में आएंगे, तो मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, वो डायरेक्टली ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे, वो खुद यूपीएससी के मेंबर्स हो सकते हैं, डायरेक्टली आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स हो सकते हैं। इन केस एनडीए आप लोगों की सीडीएस की एग्जाम में, उसमें तो ट्राई सर्विसेज के ऑफिसर्स रहते हैं, फिर हाई रैंकिंग ऑफिसर एकदम सुपर क्लास में। ये ऐसे लोग रहेंगे जिसको अपनी फील्ड का मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है या 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, कि मैं ऑलरेडी 25 साल से एज आईपीएस करके काम कर रहा हूँ। राइट नाउ आई हैव बीन सिलेक्टेड एज अ बोर्ड मेंबर फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू। किसी किसी केस में वो आपके बाबूजी की एज के हो सकते हैं, आपकी माताजी की एज के हो सकते हैं। अभी ये लोगों का आप साइकोलॉजी समझिए कि ये इनकी साइकोलॉजी कहाँ पे रहेगी। जहाँ तक मेरी बात है ना, अभी होता क्या है जनरली कि मैं आपसे मिला, हम दोनों भी नए हैं, आप मुझे जानते हो नहीं, मैं आपको जानता हूँ नहीं, तो हम दोनों एक दूसरे पे इंटरेस्ट रखेंगे, तो मैं आपके बारे में जानने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं पूछूंगा जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं आपका नॉलेज बिल्कुल चेक नहीं करूँगा, मैं आपके बारे में पर्सनली पूछूंगा कि जैसे देखो, मुझे तो इंटरव्यू लेने के पैसे मिलते हैं, बट उसके बदले में आपकी तरफ से मुझे क्या मिल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। कि आपने मुझे कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका बताया जिससे कि मेरे थॉट चेंज हो गए, आपने ऐसी कुछ मुझे कहानी बताई कि यानी इनलाइटमेंट हो गया, इन शॉर्ट आपने कुछ तो भी नया बताया मुझे। आज के दिन में भी आपका दिन शुरू हो गया है मॉर्निंग में, आज आप जो लेक्चर करोगे ना आपको दिन भर याद रहेगा। क्यों? जिंदगी भर के लिए याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आज आप लोग कुछ नया सीखने वाले हो। बड़े बड़े लोगों को हमेशा नई चीज़ें चाहिए रहती है कि टेल मी समथिंग न्यू, जो मुझे पता ना हो। ये लोग भी उसी कैटेगरी के रहते हैं कि सब आम चीज़ें छोड़कर मुझे कुछ तो भी अच्छी चीज़ बता, कम बता पर अच्छा बता, कि मेरा इंटरेस्ट तुझमें बढ़ जाए और तू आईएएस सिलेक्ट हो जाए। वहाँ पे बोर करने में, वहाँ पे फेंकने में, वहाँ पे कुछ भी बताने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो लोग बहुत बड़े रहते हैं, बिलीव मी, दे आर नॉट सिटिंग देयर टू एंटरटेन योर नॉनसेंस ओपिनियंस। सो जो कुछ आप उनको बताइए, नया बताइए, थोड़ा सा उनकी भी यानी नॉलेज में इनपुट होनी चाहिए, ऐसे वो लोग रहेंगे। ये उनकी साइकोलॉजी होती है। एज में आपसे बड़े एकदम कंफर्टेबल फील करवाएंगे कि बेटा आराम से रिलैक्स चिल, डोंट वरी, नर्वस मत रहिए, सब आप ही के लिए चल रहा है आप, सो डोंट वरी। जैसे मैंने कहा, न्यू पॉइंट ऑफ व्यू, दे ऑलवेज नीड कि नया कुछ तो भी बताइए कि आपके ओपिनियंस इसके ऊपर क्या है। और एक अच्छा कैंडिडेट जो होता है, अभी यूपीएससी में नो वन इज बेस्ट बाय द, इन यूपीएससी आप टॉपर भी आ गए तो यू विल सिंपली बी अ गुड, बिकॉज आपके परसेंटेज 50-55 होते हैं। 50-55% लेने वाला इंसान ना कि बेस्ट होता है बल्कि सिंपली गुड होता है। तो एक गुड कैंडिडेट हमेशा आंसर्स भी इंटरेस्टिंग आंसर्स देंगे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे कि मेरा नाम है आनंद, उन्होंने पूछा कि यार तुम्हारा नाम तो है आनंद, पर तुम्हारे चेहरे की तरफ देख के ऐसे लग नहीं रहा कि तुम आनंद के जैसे हो करके। आनंद किसे कहते कि उसको देख के मुझे आनंद होना चाहिए। मैंने कहा कि आपका नाम कुछ ठीक सूट नहीं हो रहा, अब आपका नाम बदल दो। मैंने कहा सर फिर मैं मेरा नाम दुखानंद रख दूँ। जैसे आपने छोटी सी स्माइल कर दी, वैसे वो लोग भी छोटे से स्माइल कर देंगे। इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा रिलैक्स रहने दीजिए चीज़ों को, इंटरेस्टिंग आंसर्स दीजिए। अभी इसमें होता क्या है ना, अभी हम लोग जब मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते तो बच्चों को सवाल पूछने का बच्चे जनरली काफ़ी शॉर्ट आंसर्स देते हैं। शॉर्ट आंसर यानी 10-15 वर्ड्स बोलेगा और इसका आंसर खत्म हो जाएगा। यूपीएससी में जनरली लॉन्ग आंसर्स चलते हैं। शॉर्ट में खत्म मत कीजिए। शॉर्ट इंडिकेट करता है कि इसे कुछ पता नहीं हो, जो कुछ पता है ये फेंकने का काम कर रहा है सिर्फ मेरे सामने।
लॉन्ग आंसर आपके थॉट प्रोसेस को इंडिकेट कर देगी, इसके पास इतनी वोकेबलरी, इतने थॉट्स है, इतना प्रेजेंटेशन है कि ही कैन टॉक टू मी फॉर 2 to 3 minutes ऑन अ सिंगल टॉपिक विच वॉज ऑफ माई इंटरेस्ट। ओपन अप रहिए, बात करने के तरीके होते। अगर मैंने कोई सवाल आपसे पूछ लिया जो आपको नहीं पता है तो इमीडिएटली नहीं कहना है कि आई डोंट नो। टेक अ पॉज, वेट फॉर अ 2 to 3 सेकंड, एंड इफ़ यू थिंक कि मुझे इसके बारे में सही में कुछ पता नहीं है तो आप बड़े विनम्रतापूर्वक मुझे बता सकते हैं कि आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट रिकॉल। ऐसा मत बताइए कि मुझे पता नहीं है, सॉरी सर आई डोंट नो। ऐसा बताइए कि सर सॉरी आई कुड नॉट रिकॉल, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ा तो है। भले ही आपको कुछ पता ना हो उसके बारे में, ऐसा बताइए कि याद नहीं आ रहा। अगर आपको छोटी मोटी कोई चीज़ पता है कि जैसे मैंने XYZ कुछ पूछ लिया आप लोगों को और आपको पता है कि यार इतना तो मुझे पता नहीं, वो छोटी मोटी चीज़ें पता, तो छोटा मोटा बता दीजिए कुछ। तो आप एक वर्ड बताएंगे, मैं 2 वर्ड से रिस्पॉन्स करूंगा, वो 2 वर्ड सुन के आपको 4 वर्ड और याद आ जाएंगे, तो कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। ये इंडिकेट करता है कि ही इज़ ऑफ स्पोर्टिंग नेचर। एक स्पोर्टिंग नेचर भी इंसान में हमेशा चाहिए रहता है कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, मैं तो चलूंगा आगे भले कितने भी रिसोर्सेस रहे। इंटरप्रेट मत कीजिए। बहुत कैंडिडेट की सबसे बुरी आदत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट है ना, वो क्या कहते हैं आप लोग उसे, इंटरप्ट करते हैं चीज़ों को। इंटरव्यू में फेल होने का या कोई भी कम्युनिकेशन ब्रेक होने का सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि आप सामने वाले को उतनी बातें पूरी करने देते नहीं। मैं ये इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन खत्म होने के पहले ही आपने जवाब देना शुरू कर दिया, आपने इंटरप्ट कर दिया मुझे। मैं वापस आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वापस मुझे इंटरप्ट कर रहे हो। सो दिस इज नॉट गोइंग टू डन। कीप काम एंड बी अ गुड लिसनर। शांति में अपने आप को समय दीजिए। आप जितना कैसा नहीं, इंसान एक अच्छा ओरेटर के साथ साथ एक अच्छे लिसनर भी होना चाहिए। आप अगर अच्छा बोलने की क्षमता रखते हो तो मेरा भरोसा रखिए आप अपने अंदर अच्छा सुनने की भी क्षमता डेवलप कर लीजिए। फिर आप अगर कम्युनिकेटर हो, आप अगर गुड लिसनर हो तो अच्छी बात है। अगर दोनों में से कोई भी चीज़ है तो फिर एक तो भी आपने डेवलप करनी चाहिए। अदरवाइज यूपीएससी का इंटरव्यू तो छोड़ दो, जिंदगी की एग्जाम में फिर पास होना कठिन चीज़ है बेटा, क्योंकि चीज़ें इतनी ईजीली रहती है नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग आपका इंटरव्यू खुद ड्राइव कर सकते हो। होता क्या है कि जैसे हम 6 लोग हैं, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ और मैंने कहा, और हम लोग घूमने जा रहे हैं, सपोज मान लीजिए हम लोग 6 के 6 लोग पीछे बैठो, मैंने कहा ये लो गाड़ी की चाबी लो और चलाओ तुम गाड़ी। आप गाड़ी चला रहे हो अपने हिसाब से, अभी मैं जस्ट पूछते जाऊंगा कि ये क्या है ये क्या है, तो आप मुझे बताते जाइए उसके ऊपर। मैं जो जो पूछूंगा आप वही बताइए, और बताने के बाद मुझे ऐसी चीज़ें बताते जाइए कि मैं आपके एरिया में इंटर करना शुरू करूँ। एवरी इंटरव्यू इज ड्रिवन बाय द कैंडिडेट बाय देमसेल्व्स। मैं आपको कुछ भी पूछूं, आप आंसर्स ऐसे दीजिए, सुटेबल आंसर्स जो आपके फेवर में हो, तो धीरे धीरे मैं आपकी टेरिटरी में इंटर करना शुरू कर दूँ। और जनरली ऐसे क्वेश्चन जनरेट होंगे जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ऐसा कुछ भी अपने कम्युनिकेशन में मत आने दीजिए जो आपको पता ही ना हो, क्योंकि किसी भी वर्ड के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। सो प्लीज़ डू सिलेक्ट योर वर्ड केयरफुली। और वर्ड्स आप लोग जब सिलेक्ट करेंगे तो जनरली अपनी एरिया के, अपने टेरिटरी के सिलेक्ट करेंगे फिर हम लोग कि ये धीरे धीरे मेरे इंटरेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए। आई विल ड्राइव माई ओन इंटरव्यू। मैं जो जो इनको बताऊंगा ये उसी के ऊपर मुझे क्रॉस क्वेश्चन करते जा रहे हैं, दूसरा तीसरा कहीं भी नहीं जा रहा है, हमारा डिस्कशन उसी के ऊपर चल रहा है। ये पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, मैंने बताने के बाद ये उसी के ऊपर दूसरा पूछ रहा है, तो एकदम इसको सेल्फ ड्रिवन इंटरव्यू कहते हैं। ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के इंटरव्यूज रहते हैं बाय द वे, विच आर सेल्फ ड्रिवन। फैक्चुअल आंसर मत दीजिए, फैक्चुअल आपको कोई पूछेगा नहीं। क्वेश्चन ये भी है एक कैंडिडेट का, रीचा सर क्या मुझे फैक्चुअल आंसर्स भी पूछे जाते हैं? फैक्चुअल आंसर्स वगैरह आप लोगों को कोई पूछेगा नहीं जनरली। फैक्चुअल आंसर्स है ना, आप लोगों को जनरली स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप अगर एमपीएससी की एग्जाम दिया आपने, अगर कोई दूसरी कंबाइन वगैरह की दूसरी की क्लास 3 क्लास 2 या क्लास 1 की एग्जाम दी आपने, तो वहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल वगैरह आ सकता है, जैसे कि स्टेट सर्विसेज हो गई। बट यूपीएससी में नो क्वेश्चन विल बी फैक्चुअल, दे विल सिंपली चेक योर एनालिटिकल एबिलिटी, हाउ यू एनालाइज द इशू।
सो फैक्ट्स अगर नहीं रहेंगे और फैक्ट्स आ भी गए तो इसमें 100% आपकी गलती, क्योंकि आपने ही फैक्ट्स बताए होंगे उनको। अदरवाइज मैं भी पर्सनली कभी फैक्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उनकी तो बहुत दूर की बात है फिर। सो दिस इज द बेसिक थिंग। ये इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ध्यान में रखिए कि इंटरव्यू है क्या। मुझे इंटर करूंगा मैं आपके अंदर और आपको चेक करूंगा अंदर से। सर मुझे कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं। सर क्या मेरा नॉलेज चेक किया जाएगा? नो वन इज इंटरेस्टेड टू चेक योर नॉलेज एज इट्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। साइकोलॉजी ऑफ बोर्ड मेंबर्स, दे आर डबल द एज ऑफ यू, दे माइट बी ट्रिपल द एज ऑफ यू। मेरी एज है 22 ईयर्स और जिस इंसान ने मेरा इंटरव्यू लिया वो उसकी एज है 65 ईयर्स, ऑलमोस्ट ऑल 3 टाइम्स द एज ऑफ माई एज। हैंडल देम विथ केयर। वो तो आपको केयरफुली हैंडल कर लेंगे। अच्छा आंसर बताइए। एक अच्छा गुड कैंडिडेट हमेशा इंटरेस्टिंग आंसर देता है। ऐसे बोर मत कीजिए कुछ भी बता के। बहुत लोगों को ब्लफिंग करने की आदत रहती है। ब्लफिंग यानी पूछा दूसरा जाता है और ये तीसरा ही बताता है। मैंने आपको कोई सवाल पूछा और इंटरव्यू में झूठ तो बिल्कुल बोलना नहीं। झूठ इंटरव्यू में छोड़ो, जिंदगी में कभी बोलना नहीं आप लोगों ने। एज अ मेंटोर करके मैं ये बोलूंगा, एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक आत्मविश्वास होने वाला व्यक्ति हमेशा सच के बलबूते पे चलता है, फिर अपनी कितनी भी बड़ी जरूरत रहे। प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ था, राम ने कभी भी झूठ का सहारा लिया नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। ये तो मैंने सपोज एक लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, बट इंटरव्यू में भी बिल्कुल झूठ बोलना नहीं। ये आपका इंप्रेशन पूरा डाउन कर देगा। क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये चीज़ें चलती नहीं कि मैंने कुछ पूछ लिया आपको और आपने ब्लफ कर दिया, कुछ भी तीसरा ही बता दिया। मुझे भी पता है कि ये आंसर नहीं और आपको भी पता है कि ये आंसर नहीं, और फिर भी आप करेंगे नहीं। और रेटना तो बिल्कुल नहीं कि नहीं यही सही है। बात ही मत कीजिए आप लोग। मैं कह रहा हूँ अगर आपको नहीं पता, एक क्वेश्चन का सवाल नहीं आया, दूसरे का नहीं आया, तीसरे का नहीं आया, 10 क्वेश्चन के सवाल नहीं आए, 10 बार उनको कहिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई डोंट नो और आई कुड नॉट रिमेंबर। 10 बार सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप बड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये बड़ा ही विनम्र इंसान है। 1 मार्क एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा आप लोगों की हम्बलनेस के लिए, आपके पोलाइटनेस के लिए। चीज़ें अच्छे से कीजिए, एकदम शांत दिमाग से चीज़ें करना है। हड़बड़ाहट में चीज़ें होती नहीं है, हार जाते हैं फिर इंसान। ये ध्यान में रखिए। अभी जाएंगे हम लोग डायरेक्टली इंटरव्यू के ऊपर कि अभी मुझे क्या पूछा जाएगा सर कि एग्जैक्टली यानी अभी इशू क्या है, हाउ द सिचुएशन। देखिए अभी सबसे पहले आप लोग जब भी मेंस को अपेयर होते हो, जैसे हम लोगों ने प्रीलियम की एग्जाम दे दी और प्रीलियम के बाद हम लोग मेंस में अपेयर होंगे, तो मेंस में हमसे एक फॉर्म भर लिया जाता है, ऑनलाइन फॉर्म होता है वो। उस फॉर्म को यूपीएससी में कहा जाता है डैफ। डैफ मीन्स डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा। नाउ व्हाट इज डैफ इन यूपीएससी एग्जाम? सो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म दैट कैंडिडेट मस्ट फिल एंड upload online on the UPSC's official website to apply for the मेंस एग्जाम। कि मेंस में अपेयर होने के लिए एक ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों को भरना पड़ेगा। प्रीलियम का अलग, जो मैंने प्रीलियम के लिए भरा था मैं पास हो गया वो प्रीलियम, अभी मेंस में अपेयर होने के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, उसे कहेंगे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन रहेगी सर? सो जनरली डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूड्स द इन्फॉर्मेशन लाइक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नाम, आपके बाबूजी का नाम, आपके आदरणीय माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ कहाँ पे है, यानी डेट ऑफ बर्थ कौन सा है वगैरह वगैरह, आपका ईमेल आईडी, एवरीथिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सेकंड कैटेगरी कम्स अबाउट योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। आपने 10th 12th कहाँ से किया, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो तो कहाँ से किया है, कितने नंबर्स वहाँ से आए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, पूरा बेसिक सब जान लेंगे आपके बारे में। एकदम बेसिक बेसिक चीज़ें जो बहुत बार आपको भी ढूंढनी पड़ती है कि यार ये मैंने कहाँ से किया, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा होता है बहुत बार। आप लोगों के पेरेंटल इंफॉर्मेशन चेक किए जाएंगे, आप रहने वाले कहाँ के हो। आपने कहा कि मेरे बाबूजी किसान हैं, किसान है तो फिर कितनी खेती है आप लोगों के पास। आपने कहा मेरे बाबूजी गवर्नमेंट ऑफिसर, तो गवर्नमेंट ऑफिसर तो कौन सी पोस्ट के ऊपर है, क्या सुपर क्लास 1 है या क्लास 1 है या क्लास 3 ऑफिसर है। आपका सोशल बैकग्राउंड जान लिया जाएगा और इस इंफॉर्मेशन से आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड भी जान लिया जाएगा, आप लोगों की एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन। आपने अगर कहा कि मैं ऑलरेडी सपोज एमपीएससी में एज अ डिप्यूटी कलेक्टर करके सिलेक्ट हुआ हूँ पिछले साल और इस साल मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में इंटर करने वाला हूँ या मैं अपेयर होने वाला हूँ, तो उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि आई एम वर्किंग एज ए डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर विथ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र।
इससे उनको पता चलेगा। अगर आपने कहा कि सर आई एम अनएम्प्लॉयड फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी कंसिस्टेंटली, उनको आपकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पता चल जाएगा। सो दिस इंफॉर्मेशन इज जस्ट टू चेक योर सोशल बैकग्राउंड, योर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एंड योर पॉलिटिकल बैकग्राउंड। आपने कहा मेरे बाबूजी तो एमएलए है, वो कहेंगे अच्छा ठीक है, आओ फिर इंटरव्यू में देखेंगे हम लोग पॉलिटिक्स कैसी रहती है, पूरा आपके बारे में कि ये इंसान जो आईएएस होने के लिए जा रहा है इसका बैकग्राउंड एग्जैक्टली है क्या। कहीं मैं सिलेक्ट करते समय एरिस्टोक्रेसी कैटेगरी के लोगों को तो सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कभी ऐसा तो हो नहीं रहा है कि मिडिल क्लास का बच्चा इसमें आ नहीं रहा या लोअर क्लास का बच्चा इसमें आ नहीं रहा। सब कैंडिडेट्स को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नॉट टॉप, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। शुरुआत नीचे से होगी यूपीएससी, ऊपर से कभी शुरुआत नहीं होती। दे विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, कि चलो कम से शुरू करते हैं हम लोग, ऊपर ऊपर जाएंगे। तो ऊपर वाले से ज़्यादा प्रेफरेंस नीचे वाले को या मिडल वाले को दिया जाता है। फिर अभी ये भी बात है कि सर मैंने अभी इंटरव्यू के लिए कितनी पढ़ाई करनी है, हाउ मच आई शुड स्टडी फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो जैसे मैंने कहा है, आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज लिए जाते हैं, आप लोगों को कुछ बेसिक लिटरेचर या कुछ नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे और उसके हिसाब से आप लोगों को अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू नीड टू प्रिपेयर। अभी होता क्या है कि आप अगर सपोज यूपीएससी के इंटरव्यू का आपको कॉल आए, आपने कहा कि सर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मुझे अभी भी इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, आज से 21 दिन बाद मेरा इंटरव्यू रहेगा सवेरे 9 बजे, बट सर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा कुछ भी प्रिपरेशन नहीं, कृपया मुझे मार्गदर्शन करें। तो हम लोग वैसे भी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, आपका भी मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, आपके डैफ की कॉपी एक निकाल ली जाएंगी और आपके पूरे क्वेश्चन उसके ऊपर बनाए जाएंगे कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। हम पहले ही स्ट्रैटेजी और प्लान बना देंगे, ये पूछा ये बताओ, वो पूछा ये बताओ, इधर मत बताओ उधर मत बताओ, डूज एंड डोंट्स पहले ही बोल देंगे आप लोगों के, आपके स्ट्रॉन्ग, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेसेस पहले ही आप लोगों को बोल दिए जाएंगे। एंड बिलीव मी, इंटरव्यू आपका 2-3 घंटे चलने वाला है नहीं, आप इतने तो भी इंटेलेक्चुअली और मेंटली कैपेबल होने चाहिए कि 4 से 5 लोगों को 15 से 20 मिनट के लिए इंटरटेन कर सके। सिंपल बात है, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। मैं लेक्चर 4-4 घंटे भी ले सकता हूँ क्योंकि मुझ में वो स्किल है कि मैं एंटरटेन कर सकता हूँ लोगों को। आप भी मेरे लेक्चर में कभी बोर होते होगी नहीं और कोई होगा भी नहीं, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, बिकॉज आई पोजेसेस दैट स्किल। तो आप में भी एक छोटा सा स्किल होना चाहिए कि चलो 15-20 मिनट ही सही इसको एंटरटेन कर ले। इट्स ऑल अबाउट योर एंटरटेनिंग स्किल। आपको कितना आता है कितना नहीं आता है इससे ना मुझे कुछ लेना देना ना उन लोगों को कुछ लेना देना। आप में इतनी कैपेबिलिटी तो है कि आप आईएएस बन सकते हो क्योंकि आप प्रीलियम पास करके आए, आप लोग मेंस पास करके आए। सो खुद के ऊपर ज़्यादा डाउट लेना है नहीं, हम ऑलरेडी 2 स्टेजेस फाड़ के आए और आगे का भी स्टेज फाड़ देंगे हम लोग, ये ध्यान में रखिए। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लीस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग बताएंगे और उस हिसाब से आप लोगों का प्रिपरेशन करके लेंगे। सो रिमेंबर दिस डैट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, दिस फॉर्म वी यूज टू फिल टू अपीयर इनटू द मेंस एग्जाम। ऑनलाइन भरना पड़ेगा और ये इन्फॉर्मेशन आपकी रहेंगी और ये बहुत बड़ा फॉर्म होता है, बाय द वे लंबा फॉर्म रहेगा, आपको सब इन्फॉर्मेशन इसमें पुट करनी पड़ेगी। अभी आएंगे हम लोग एक्चुअल इंटरव्यू के ऊपर कि चलिए अभी डैप वगैरह बन गया, अभी इंटरव्यू शुरू करेंगे हम लोग। अभी दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आप ये ध्यान में रखिए, अभी मेन थिंग कि एवरी इंटरव्यू इज रन बाय ओनली 3 अल्फाबेट। या आप ध्यान में रखिए कि कोई भी कौन सा भी इंटरव्यू दीजिए आप लोग, यूपीएससी का ही दुनिया का सबसे बड़ा इंटरव्यू, बाकी वो तो छोड़ दीजिए, कोई भी दूसरा इंटरव्यू लीजिए, ये 3 ही चीज़ों के ऊपर चलते हैं, ए बी एंड सी। दिस ए स्टैंड फॉर योर अपीयरेंस। आपका अपीयरेंस कैसा, आप दिखने में कैसे हो। दिस बी स्टैंड फॉर योर बॉडी लैंग्वेज। सर मैं आई कम इनसाइड, आपने मुझे हंसते हुए पूछा है, टेंस पूछा है, मैंने कहा यस, आप आए चलते हुए, मैं उधर ही सब जज कर लूँगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका नर्वसनेस, आपकी कन्फ्यूजन, आपकी एक्साइटमेंट। लड़कियों के केस में तो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाती है क्योंकि लड़कियों को इमोशंस हाइड करते आते नहीं। एक लड़का तो भी सपोज इमोशन हाइड कर लेगा, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विथ गर्ल्स, नर्वस बहुत जल्दी हो जाती है लड़कियाँ। और तीसरी चीज़ आती है दिस सी स्टैंड फॉर योर कम्युनिकेशन। ए फॉर अपीयरेंस, मैं दिखने में कैसा,
या मैंने अपने आप को कैरी कैसे किया है। बी फॉर बॉडी लैंग्वेज, मेरा एटीट्यूड किस तरीके से है। एंड सी इज फॉर कम्युनिकेशन। अभी बहुत लोगों को ये लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ही इंटरव्यू होता है, बहुत लोग इस सी को ही इंटरव्यू समझ लेते हैं। 100% इंटरव्यू यानी कम्युनिकेशन। बाय द वे ध्यान में रखिए, आपका 60% इंटरव्यू ए और बी में ही हो जाता है, आपका अपियरेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन एक फॉर्मेलिटी है, वो भी पूछना है इसलिए पूछ लेंगे हम लोग, अगर मुझे चॉइस रहता था मैं तो तेरे से बात भी ना करूँ, फिर तो इतना पागल इंसान। कम्युनिकेशन करने के लिए इंसान भी इंटरेस्टिंग चाहिए। जैसे आप लोग मेंस पास हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें उतनी पावर रहेगी, आप बात करने के लिए सक्षम रहेंगे। आपका नाम बुलाया जाता है कि XYZ कैंडिडेट प्लीज कम। फर्स्ट प्रोटोकॉल, डोर क्लोज रहेगा, डोर को ओपन कीजिए और बाहर से पूछिए सर मे आई कम इनसाइड। बहुत लोगों को आधा अंदर आने की आदत रहती है, आधा अंदर पूछे ना, कोई कोई लोग कहते हैं सर मे आई कम इनसाइड, हाथ आगे करके पूछता है। बच्चा चाइल्डिश बिहेवियर, अच्छे से पूछिए सर मे आई कम इनसाइड, और चेहरे के ऊपर छोटा सा स्माइल रखिए ऑलवेज। ये आपके चेहरे की स्माइल इंडिकेट करती कि ये बच्चा रिलैक्स है, ये बच्चा चिल है, ये बच्चा पॉजिटिव है, ये बच्चा स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जानता है। आपकी एक स्माइल उनको रिलैक्स कर देंगे कि भाई आ जाओ, अभी मजा आएंगे इससे बात करने में। आपको कहा गया कि यस प्लीज कम इनसाइड। आप डोर से लेके आपको चेयर तक चलने के लिए 10 से 15 स्टेप्स लेनी पड़ेंगे, 10 से 15 कदम चलना पड़ेगा। चलते समय आराम से चलिए, कॉन्फिडेंटली चलिए। बहुत लोगों को स्पीड में चलने की आदत रहती है, एकदम कि जैसे एकदम एग्रेसिवनेस कहते हैं ना हम लोग, एकदम रिलैक्स। मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा, मेरे बाजू में मेरे कैंडिडेट रहेंगे और मुझसे 15 से 20 फीट के ऊपर एक चेयर रखी रहती है, उस चेयर के ऊपर आप लोगों को बैठना है। बट बिफोर सिटिंग ऑन द चेयर प्लीज आस्क फॉर इट, सर मे आई हैव अ सीट। चेयर से दूर खड़ा रहना। बहुत लोगों को चेयर के ऊपर हाथ रखने आता रहता है, सर मैं बैठूंगा यहाँ। अच्छे से हाथ हमेशा से सामने रखिए, सर मे आई हैव अ सीट। अगर मैंने सुना ही नहीं आपका, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, हम जानबूझ के आपको अवॉइड करेंगे कि चलो देखते कितना समय खड़े रहता है ये तो। वापस पॉज लेके पूछिए सर मे आई हैव अ सीट। दूसरी बार तो कह देंगे अरे अरे आप बैठे नहीं अभी तक, प्लीज प्लीज सिट सिट। बैठते समय भी शांत बैठिए। डिपेंड करता है आपकी जो चेयर रहेंगी उसको हैंडल हो सकती है या विदाउट हैंडल वाली भी होगी। जनरली हम लोग जो चेयर यूज़ करते हैं वो विदाउट हैंडल रहती है। हैंडल रहते चेयर को साइड में रखने के लिए, हैंडल रहे ना रहे उस चेयर को जो आर्म्स रेस्ट कहते हैं हम लोग, कीप योर बोथ हैंड्स ऑन योर थाइस। पैर जब भी रखोगे, बहुत लोगों को ऐसे पीछे पैर का फोल्ड करके बैठने की आदत रहती है, वो बहुत गलत आदत है। ये कंफ्यूजन इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन नहीं है। पुट योर बोथ द फीट स्ट्रेट, हाथ भी आपके सामने आने चाहिए। दे आर सिटिंग देयर टू चेक योर पर्सनैलिटी, सो शो देम योर पर्सनैलिटी। आप अगर एक्सरसाइज वगैरह कर दोगे, अच्छा खासा पर्सनैलिटी रहेगा तो एकदम फुल कॉन्फिडेंट में एंट्री करने के अंदर। यहाँ पे आपके अपीयरेंस चेक किया जाता है। अभी व्हाट इज मीन बाय अपीयरेंस, कि सर अभी एक वृषाली ने पूछा है कि सर व्हाट इज मीन बाय अपीयरेंस, मीन्स वो क्या चेक करेंगे। अपीयरेंस में कैसा होता है ना बेटा, आपके आप अभी होता ये है कि अपीयरेंस में आप लोगों को पहले तो आपका अटायर बताया जाता है कि जैसे अगर मेल कैंडिडेट, तो मेल कैंडिडेट में इंटरव्यू में क्या पहनना है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंटरव्यू के पहले थोड़ा सा ग्रूमिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग का मतलब थोड़े से बाल वगैरह कम कर लेना है, क्लीन शेव जाना है एकदम। अगर आप लोग मेल कैंडिडेट हो, आप कहेंगे कि सर मैं छोटे छोटे जो स्टबन्स रहते हैं आप लोगों के, उसे भी काफ़ी छोटा करके जाना है, लंबा बिल्कुल रखना नहीं। आपको अगर शेव रखने की, बियर्ड रखने की आदत है, बिल्कुल मत रखिए। क्लीन शेव होना चाहिए, कंप्लीटली क्लीन शेव। और बाल भी आपके छोटे होने चाहिए, मीडियम साइज जिसे कहते हैं, जिससे कि आप लोगों का लुक थोड़ा सा चार्मिंग लगे। दूसरी चीज़ ये कि आप जब इंटरव्यू को जाते हो तो अटायर में आप लोगों को जनरली हम लोग ब्लेजर वगैरह रिकमेंड करते हैं। यूपीएससी में तो ब्लेजर ही पहन के जाओगे आप लोग। जनरली हम लोग लाइट ब्लू कलर का शर्ट और नेवी ब्लू कलर की पैंट, ट्राउज़र जिसे कहेंगे हम लोग, और उसके ऊपर आप लोगों को सेम नेवी ब्लू कलर का एक ब्लेजर होना चाहिए। आप ब्लैक भी पहन सकते हो, ज़्यादा डार्क कलर पहनना अवॉइड कीजिए। अवॉइड कीजिए मैं आपको बताया ही जाएगा कि डार्क कलर बिल्कुल पहनना नहीं, क्योंकि हम नज़र में आते हैं। जितना हो सके मॉडरेट रखिए चीज़ों को। आप कहते हैं कि सर मैं टाई लगा सकता हूँ, टाई भी लगा सकते हैं आप। कंफर्टेबल रहिए एकदम, इतना ही ध्यान में रखिए कि आपका अटायर आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा बहुत बार होता है कि मुझे ये 2 पीस 3 पीस पहनने की आदत नहीं और मैंने इंटरव्यू के लिए पहन लिया और वो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो, जिसकी वजह से मेरा इंटरव्यू पूरा स्पॉइल हो चुका है। इसके होने के भी चांसेस है।
हमें सब तरफ से सोचना चाहिए। शूज़ आप लोग लेस शूज़ पहनोगे, लोफर वगैरह पहनना नहीं है। फॉर्मल शूज़ आते हैं, फॉर्मल शूज़ का मतलब होता है शूज़ विथ लेस, लेसअप के शूज़ रहते हैं। जिस शूज़ को लेस नहीं है उसे लोफर्स कहा जाता है, दोज आर नॉट अलाउड। सॉक्स कौन से पहनने? सॉक्स भी ट्राउजर के कलर के होने चाहिए, नहीं तो आप लोग पिंक कलर के पोकेमोन के और डोरेमोन के सॉक्स पहन के जाओगे वहाँ पे, जैसे लेक्चर में पहन के आते हो वो नहीं चलेंगे वहाँ पे। फॉर्मली सॉक्स पहन के जाइए। हाथ के नाखून वगैरह कट होने चाहिए, एकदम प्रॉपर चाहिए, एकदम अच्छे से। ये 15 से 20 मिनट आपकी पूरी आगे की लाइफ सेट करने वाले, बेटा इतना ही ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ है लड़कियों की कि सर मैंने क्या पहनना चाहिए, तो लड़कियों के लिए हम लोग जनरली साड़ी रिकमेंड करते हैं। अभी साड़ी क्यों? इंटरव्यू लेने वाले इंसान की एज है 60-65। इस एज में इंसान जनरली ट्रेडिशनल हो जाता है, थोड़ा सा कल्चरली ओरिएंटेड रहता है। मेरी एज, मैं लड़की हूँ सपोज, मेरी एज 22 साल, सामने वाला बैठा हुआ इंसान 60 साल का है, वो मेरी तरफ देखने का उसका जो एटीट्यूड रहेगा वो अपनी बेटी की तरह, अपनी बहू की तरह हो सकता है। तो जितना हो सके हम लोगों को एकदम मॉडरेट और प्रॉपर होके जाना। ब्लाउज़ भी आप लोगों को जनरली लॉन्ग स्लीव्स के रिकमेंड किए जाते हैं, और एकदम लाइट ऑफ लाइट कलर की साड़ी। बिजनेस शूज़ आते हैं आप लोगों के, वो बिजनेस शूज़ एकदम छोटी हिल्स वाले आप लोग शूज़ वगैरह पहन के जा सकते हो, जो आप लोगों का रहेगा। मेकअप वगैरह बिल्कुल करना नहीं है, और बहुत लोगों को परफ्यूम और डिओड्रेंट लगा के आदत रहती है, वो तो बिल्कुल मत लगाइए। क्योंकि इंटरव्यू पैनल में अगर कोई महिला है तो महिलाएं जनरली स्ट्रॉन्ग ओडर को काफ़ी सेंसिटिव होती है, और स्ट्रॉन्ग ओडर अपना भी दिमाग खराब करती है और सामने वाले का भी खराब कर देती है। तो यूज़ किया भी आपने तो काफ़ी लाइट कलर का यूज़ किया, जैसे नज़र में ऐसा मत कीजिए कुछ कि अरे ये चीज़ मुझे दिख गई है करके। हवा के जैसे आइए, एकदम आ भी जाइए और निकल भी जाइए वहाँ से, एकदम रुके मत रहिए कि देखो मैं ऐसा हो करके, तो बिल्कुल नहीं, नज़र में कभी आने का नहीं। शांति में रहिए, एकदम अल्ट्रा शांति में। या आप लोगों का अपीयरेंस रहे प्रॉपर एकदम। बाद में आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज आती है। बॉडी लैंग्वेज आप लोगों का चलने का स्टाइल, आप लोगों के बात करने का स्टाइल, हाउ यू सिट, आपका नर्वसनेस, आपकी एक्साइटमेंट, आपकी क्यूरियोसिटी, आप लोगों का कॉन्फिडेंस, सब आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। आपके हाथों का मूवमेंट, आपके पैरों का मूवमेंट। बहुत लोगों को बात करते समय, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ ऐसे, बहुत बार ऐसे चलता रहता है। बहुत लोगों को बात करते समय ऐसे हाथ हिलाने की आदत रहती है, वहाँ पे तो बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज को ज़्यादा एक्सपोज मत कीजिए। हम पढ़ा रहे हैं, मैं तो हैंड साइंस करूँगा ही, बट वहाँ पे आप जब भी बात करोगे जनरली मत कीजिए, शांत रहिए। बहुत लोगों को बैठ के ऐसे पैर हिलाने की आदत रहती है, पीछे ऐसे पैर हिलते रहता है उनका नीचे, उनको पता ही नहीं रहता। बहुत लोगों को मैं सवाल पूछूंगा और बहुत लोगों की आदत रहती है कि मैं वो आंखों में आंखें डाल के बात होनी चाहिए। एक चीज़ आप समझ लो, आज आप जिंदगी में सच बोलिए या झूठ बोलिए, जो करेंगे कॉन्फिडेंटली कीजिए, और कॉन्फिडेंट डायरेक्टली सामने वालों की आंखों में अटैक कर देना डायरेक्टली। वो इंटरव्यू में मत कीजिए ऐसा, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत लोगों को आदत रहता है कि मेरी तरफ देखने का जोड़ के किसी इधर देखेंगे और बात करेंगे कि सर ये ऐसा है, सर वो ऐसा है। ये इंडिकेट करता है कि उधर किसको देख रहा है, ये इंडिकेट करता है कि ये कॉन्फिडेंट नहीं। मैं तो वही कहूँगा, तू अच्छा कर, तू बुरा कर, तू सच कर, तू गलत कर, कॉन्फिडेंटली कर बेटा। क्योंकि जीतता इंसान अच्छे बुरे से नहीं, अपने कॉन्फिडेंस से। इस दुनिया ने राम भी देखा और रावण भी देखा, और दोनों भी बड़े हुए अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। हर कोई अपने अपने फील्ड का माहिर है फिर यहाँ पे। और बॉडी लैंग्वेज के बाद आती है फिर आप लोगों की कम्युनिकेशन, अभी उसके ऊपर बात करेंगे आप। अभी कम्युनिकेशन क्या करेंगे, तो ठीक है, आप लोगों को मैंने कह दिया कि प्लीज़ सिट डाउन। अभी सिट डाउन होने के बाद, अभी बैठने के पहले आप लोगों को सभी पैनल मेंबर को ग्रीट करना है। कम्युनिकेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा। सर मे आई कम इनसाइड? मैंने कहा यस प्लीज़। आप बैठने के पहले कहेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। जितने भी लोगों, सबको इंडिविजुअली गुड मॉर्निंग कीजिए। होलसेल में एक ही बार कह के ऐसा मत कीजिए कि गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा वहाँ पे। आप नेता नहीं है, दे आर नॉट अ कार्यकर्ता, ये समझ लो करके। इंडिविजुअली ट्राई टू मेंटेन देयर डिग्निटी। ये होने के बाद उनको कहिए सर मे आई हैव अ सीट, और बैठ जाइए वहाँ। और बैठने के बाद फिर आपका इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। तो आपका इंटरव्यू शुरू होगा आपके डैफ से। उनके हाथ में आपकी जन्म कुंडली रहेंगी, जो आपने मेंस में अपेयर होने के पहले भर के दे दी। अभी उसी कुंडली में सबसे पहला आता है तेरा नाम।
नाम के ऊपर सवाल आ सकते हैं क्या? तो आ सकते हैं। अभी मुझे तो पूछे गए थे आपका नाम क्या है, इसके ऊपर इंडिकेट करता है। आपका नाम अगर लगा कि ये बहुत ही पहली बार हम लोग नाम सुन रहे हैं यार, ये तो बहुत ही अजीब नाम है या काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इंप्रेसिव है, काफ़ी ग्रेटिफाइंग है, सो इन दैट केस आई कैन आस्क यू द मीनिंग ऑफ योर नेम। जैसे कि मेरा नाम विभोर है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ओके योर नेम इज विभोर, आई एम लिसनिंग दिस नेम फर्स्ट टाइम, व्हाट इज मीन बाय विभोर, कैन यू डिफाइन इट विभोर। आपको आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, 40-50, उनके सभी के कुछ कुछ बड़े बड़े नाम, नाम का मतलब होना चाहिए। मेरा एकेडमी का नाम है हम लोगों के विंध्यन, विंध्यन का मतलब पता होना चाहिए कि विंध्यन की व्हाट इज मीन बाय विंध्यन, मैं इसे फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। विभोर का मतलब क्या है, इसे भी मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। केजिया का नाम क्या है, उन्नति, उन्नति का मतलब क्या होता। मुझे लगा तो मैं पूछ लूँगा। आप लोगों को आपके नाम के ऊपर सवाल आ सकता है, चांसेस है पूछे जाने के। दूसरी चीज़ ये है कि सपोज अभी मेरा नाम है, सपोज क्या नाम है मेरा, मेरा नाम है नरेंद्र। अभी नरेंद्र अगर मेरा नाम है तो वो पूछेंगे कि अच्छा नरेंद्र बोठे, नरेंद्र, तो आप नरेंद्र मोदी के बारे में आपको क्या लगता है। मेरा नाम है राहुल, तो वो पूछ सकते कि राहुल गांधी के कितने गुण आप में है ऐसा आपको लगता है। मेरा नाम है राम, वो पूछेंगे मुझे कि बेटा आपका नाम राम है, डिफाइन राम, राम का मतलब क्या होता है, बिकॉज दिस नेम हैज अ ह्यूज वैल्यू एंड ह्यूज वेट इन द इंडियन कल्चर। व्हाट डज मीन बाय राम, डिफाइन इट। आप लोगों को पता होना चाहिए। आपने मुझे बताया कि सर राम का मतलब पेशेंस होता है, राम का मतलब अकाउंटेबिलिटी होती है, राम का मतलब पोलाइटनेस होता है, राम का मतलब इंक्लूजन होता है। अब मैं कहूँगा तू इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझे बता रहा है, मुझे एक ही बात बता कि ये सब गुण जो तूने बता ये तुझ में है क्या। डू यू थिंक राम यू आर रियली लाइक दैट राम, इज दिस नेम इज रियली सुटेबल टू यू। क्योंकि आपके बात करने से मुझे ये लग रहा है कि ये नाम आपको कहीं पे तो भी सूट नहीं हो रहा है, जबकि पूरी दुनिया आपको इस नाम से जानती है पिछले कुछ सालों से। मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि राम डू यू थिंक दैट दिस नेम इज सुटेबल टू यू। मेरा नाम लक्ष्मण है, मैंने कहा बताओ लक्ष्मण क्या है, और बात करने से सब पता चल रहा कि इसका नाम है लक्ष्मण, बट इसके काम तो ऐसे दिख रहे कि ये सब विभीषण के काम कर रहा है कि खुद के ही भाई का कार्यक्रम कर देना है वहाँ पर। तो पूछेंगे कि भाई ये नाम तुझे सुटेबल है क्या, और मैं ये भी पूछूंगा कि मुझे एक लगता है राम दिस नेम इज लिटरली नॉट सुटेबल टू यू। वॉट इफ आई आस्क टू चेंज योर नेम। जैसे किसी का नाम केजिया, मैंने कहा केजिया तुमने मुझे अपने नाम का मतलब बता दिया, बट मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि दिस नेम इज सुटेबल टू यू, चेंज योर नेम। आपका नाम अगर आपको चेंज करने को कहा जाए आप क्या नाम रखोगे आप। अभी ये तो बड़ी दुविधा वाला सवाल है कि एक का ही मतलब पता नहीं था, ये तो दूसरा नाम पूछने को बोल रहे हैं अभी कि दूसरा क्या रखो। तो सरेंडर मत कीजिए। अभी यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप ये भी बोल सकते हैं कि नहीं मैं मेरा नाम तो चेंज नहीं करूँगी। अभी मुझे अगर पूछ लिया कि विभोर आप आपका नाम चेंज करोगे क्या, तो देखिए डायरेक्टली नहीं नहीं बोलना है और डायरेक्टली हाँ भी बोलना नहीं। नहीं बोलना यानी डायरेक्टली तोड़ने के जैसा कि अरे इसने तो मुझे कुछ भी समझा नहीं, तोड़ दिया मुझे, मैंने हाँ बोल दिया, इसका मतलब ये तो बड़ा ही यानी ये तो बेंड हो गया इमीजिएटली, मैंने थोड़ा सा क्या प्रेशर डाला ये तो बेंड हो गया मेरे सामने। अब उनको कहिए कि मुझे अगर पूछे कि विभोर आप आपका नाम चेंज करोगे क्या? और चेंज करना है तो क्या रखोगे, तो मैं कहूँगा कि सर जैसे आपने शुरुआत में ही कहा था मेरा नाम बड़ा यूनिक है, बड़ा डिफरेंट है, तो इसे बदलने की ज़रूरत क्या है सर। अगर फिर भी आपको लगता है कि ये नाम मुझे सूटेबल नहीं है तो मैं मेरा नाम फिर सर XYZ रख दूंगा, कुछ भी सर, मैं मेरा नाम व्लादिमीर पुतिन रख दूंगा आज से। आई वुड लाइक टू, आई लाइक इफ पीपल कॉल मी विद दैट नेम पुतिन। ऐसा मत कहिए बाबू, बट बता दीजिए, उनकी डिग्निटी मेंटेन रखिए, ठीक है नहीं सूटेबल है आप कहेंगे वैसे विनम्र रहिए जैसा आप कहेंगे, अपने दिमाग से मत ही खेलिए आप लोग। मैं तो यही कहूँगा बी पोलाइट, आपने कहा बदलो ठीक है, मैं ऐसा ऐसा रखना ठीक समझूंगा। तो नाम करके जाइए, नाम तो पता होना चाहिए क्योंकि काम होते हैं नाम से, और नाम होता है इंसान का अपने काम से। तो नाम और काम दोनों भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी आनंद की एक बात कही थी हमने, अभी आपका नाम है आनंद, और मैंने कहा कि डिफाइन
द मीनिंग ऑफ योर नेम, व्हाट इज मीन बाय आनंद। अभी आप आनंद को कैसे क्या एक्सप्लेन करोगे? आनंद मीन्स द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, वो कहेंगे वही हैप्पीनेस का ही मतलब पता। अभी हैप्पीनेस का क्या है डेफिनेशन? क्योंकि हैप्पीनेस एक इमोशन है, ये कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्जेक्ट है नहीं कि जो दिखाई पड़े और जिसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। आनंद जो है वो स्टेट, मैं खुद आनंदित हूँ, इनफैक्ट आई एम फीलिंग रियली एक्साइटेड फॉर दिस लेक्चर। अभी इसको मैं एक्सप्लेन कैसे क्या करूँ? वो बॉडी से पता चल जाता है। तो ऐसी चीज़ों का एक्सप्लेन ना ही कर दो, ठीक है, ना ही करे, यानी बता दीजिए उनको कि आनंद का क्या मतलब है, या जो कुछ आप लोगों को पता रहेंगे। आनंद का मतलब जैसे होता है सुख, अगर इंसान सुख में रहे तो उसे आनंद कह लेते हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज़ ध्यान में रखिए। विश्वनाथन आनंद भी एक है, आपके नाम से सुटेबल जो कुछ लोग हैं, जैसे आपका कुछ भी XYZ नाम है तो आपके नाम से जितने भी फेमस लोग हैं, किसी का नाम प्रियंका है सपोज, एक मैडम का, तो प्रियंका नाम की भी प्रियंका चोपड़ा भी है, आप उनको फॉलो करती हो क्या? तो कहीं भी लिंक आ सकती है, ये आप समझ लीजिए। कुछ भी पूछा जा सकता है आप लोगों को रिगार्डिंग टू यूर सेल्फ ओनली। तीसरी चीज़ नहीं पूछी जाएंगी, एवरीथिंग वो पूछेंगे कुछ भी, बट ओनली अबाउट यूर सेल्फ, ये आप ध्यान में रखिए। मेरे हाथ में आपका एक कच्चा चिट्ठा है डेफ का, इसी के ऊपर सवाल रहेगा। दूसरी चीज़ आएंगी आपका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के ऊपर सवाल आते हैं नहीं, बट ईमेल आईडी प्लेन होना चाहिए। अभी उसमें भी ईमेल आईडी बच्चों की, अभी आपकी ईमेल आईडी भी अगर पूछूँ तो आपकी इसमें हमेशा नंबर्स रहेंगे, vibhorvote007@gmail.com। नंबर वगैरह मत ही डालिए। किसी किसी का भी, एक स्टूडेंट था उसका मैंने पढ़ा था वेदांत कुलकर्णी @gmail.com। डॉन डालने की जरूरत नहीं थी ना कुछ उसमें। ये चाइल्डिश बिहेवियर दिखाता है। आप बहुत बड़ी एग्जाम में रिक्रूट होने वाले हो, आप बहुत हाई प्रोफाइल करियर रहने वाला है आपका, तो चीज़ें मॉडेस्ट होनी चाहिए, कुछ जिसमें मज़ा आ जाए। ऐसे चाइल्डिश बिहेवियर बिल्कुल नहीं चलेगा। आप अभी कॉलेजेस में हो, कॉलेजेस के मेल आईडी रहेंगे तो कॉलेजेस के मेल आईडी वगैरह मत ही यूज़ कीजिए। नया मस्त फ्रेश मेल आईडी बनाइए, और मेल आईडी भी जितना प्लेन रहेगा उतना बेटर है। जैसे मेरा मेल आईडी है vibhorvote@gmail.com, उसमें कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं। वैसे अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो छोटे मोटे नंबर से यूज़ कीजिए, बट उसे कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। अदरवाइज मेल आईडी के ऊपर कुछ सवाल आने के आप लोगों को चांसेस है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, क्योंकि डैफ में नेक्स्ट चीज़ होती है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ। अभी डेट ऑफ बर्थ है सपोज आप लोगों की 14 फरवरी, मैंने देखा कि अच्छा 14 फरवरी 1992। मैं पूछूंगा आप लोगों को कि बेटा बताओ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 14 फरवरी। फिर आप कहेंगे कि आपके मन में अलग ही ख्याल आएगा कि 14 फरवरी रोज़ डे, वैलेंटाइन डे, बोलो मत ही बताइए। आप उनको बताइए कि सर 14 फरवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है देश के इतिहास में, क्योंकि 14 फरवरी 14 फरवरी 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में CRPF के कैनवाई के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था सर, जिसमें तकरीबन 40 से ज़्यादा जवानों की मौत हुई थी, और इससे पूरा देश काफ़ी दुखी था। या आप उनको बताइए, वो कहेंगे कि यार सही बताया तुमने। तो बाद में बताइए उनको कि सर 14 फरवरी पूरे विश्व में एज अ वैलेंटाइन डे करके भी सेलिब्रेट होता है। या तो आपको वैलेंटाइन क्या है वो भी पता होना चाहिए कि सेंट वैलेंटाइन करके एक थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, इसलिए छोटा मोटा पता होना चाहिए। आप ही से रिलेटेड आप उस दिन पैदा हुए हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च, वो भी पूछ लेंगे कि भाई 4 साल में एक बार तो आप बर्थडे हर साल सेलिब्रेट कर दोगे, हर 4 साल बाद बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। ये भी सवाल आप लोगों को पूछा जा सकता है वहाँ पे। तो डेट ऑफ बर्थ मॉडेस्ट, अभी आपके तो हाथ में कुछ है नहीं, बट जो है वो संभाल लीजिए। फिर डेट ऑफ ईयर है सपोज आप लोगों का 1992, ये बड़ा ही फेमस ईयर है। इंडिया की हिस्ट्री में पूछेंगे आपको कि टेल मी एनी 5 सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ 1992, आपको वो भी पता होने चाहिए कि बाबरी पहाड़ी गिराई गई थी, रॉयट्स हुए थे हिंदू मुस्लिम में, सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखिए, हाँ आपके ऊपर काम किया जा रहा है। अभी यहाँ पे नया कुछ ऐड किया नहीं जा रहा है। इफ़ यू अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज अबाउट यूर सेल्फ। तीसरी चीज़ रहेंगे कि आपका मैरिजियल स्टेटस, क्या आप मैरिड हो। अभी मैरिड अगर हो तो इंटरव्यू चेंज हो जाएगा फिर यहाँ से, उसमें भी कोई लड़की है एंड शी इज़ मैरिड एंड शी इज़ अपेयरिंग इनटू द इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू तो बहुत सॉफ्ट होगा फिर। यानी इस केस में वो लड़की भी अगर माइनॉरिटी की हो कि आई एम अ गर्ल एंड आई बिलोंग टू द क्रिश्चियन कैटेगरी और मुस्लिम कैटेगरी और मुस्लिम कम्युनिटी एंड आई एम मैरिड, 70% इंटरव्यू डायरेक्ट चेंज हो जाएगा यहाँ से। यहाँ पे पूरा इंटरव्यू उसके ऊपर रहेगा कि बेटा आप तो फिर कैसे पढ़ाई किया, आपको आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था, वगैरह वगैरह। अभी जैसे कोई महिला है सपोज, उस महिला ने रिकमेंड ये किया है कि मुझे IPS होना है, वो लड़की की शादी हो चुकी, तो बट ऑब्वियस सवाल आएंगे कि
अभी कोई तो भी लड़की है सपोज प्रियंका नाम की, उसने कहा कि सर आई वुड लाइक टू बी ज्वाइन द इंडियन पुलिस सर्विसेज, और उसके डेथ में दिखाई पड़ रहा है कि ये लड़की मैरिड है, इसे एक बच्चा भी है। तो जाहिर से बात है कि आपको सवाल पूछ लेंगे कि डू यू नो द नेचर ऑफ आईपीएस जॉब। आपको 2-2 बजे 3-3 बजे रात को इन द अर्ली मॉर्निंग 2 AM 3 AM 1 AM आपको पेट्रोलिंग को जाना पड़ता है, रॉयट्स वगैरह आपके हाथ इसमें हो सकते। तो ऐसे समय पे क्या आप आपका जॉब और आपका परिवार आप मैनेज कर सकते हो? दोनों में से कोई एक छूट तो ना जाएगा, क्योंकि हम लोगों के लिए दोनों ज़रूरी है। यहाँ पे सवाल आप लोगों को डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि यस सर मैं, यानी आप मैनेज कैसे क्या करोगे सपोज। मैरिजियल स्टेटस में दूसरी एक चीज़ ये भी हो सकती है कि बहुत से इंटरव्यूज है ना, यानी बहुत से कैंडिडेट का है ना एज कभी कभी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा एज है अभी 33 ईयर्स और मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में गया और मेरी शादी हुई नहीं है अभी तक, आई एम स्टिल अनमैरिड। तो मुझे सवाल पूछ लिया था कि विभोर यू आर 33 ईयर्स ऑफ एज एंड यू आर नॉट येट मैरिड, डू यू बिलीव्स ऑन अडल्ट मैरिजेस? क्या आप प्रौढ़ विवाह के ऊपर भरोसा रखते हो? क्योंकि ये भी ट्रेंड सोसाइटी में चल रहा है कि आजकल जनरली लड़का और लड़की दोनों के मैरिज के एज काफ़ी बढ़ गए। एक समय था 22 साल एवरेज एज था लड़कियों का, अभी 26 ईयर्स एवरेज एज चल रहा है शादी का। लड़कों का तो +30 हो चुका है। ये इंडिकेट करता है कि क्या ट्रेडिशन था जहाँ पे 20-22 में शादी हो जाने की, आज क्या ट्रेडिशन है यहाँ पे 32, 30, 33 हो गया, फिर भी ये ना IAS हो रहा ना शादी कर रहा है। यहाँ पे भी सवाल हो सकता है आप लोगों को। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ठीक है तुमने शादी की नहीं है, किसी से प्रेम करते हो, डू यू लव समवन, आपकी नज़र में कोई है, प्रेम विवाह करोगे? तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को। ऐसे इसमें नर्वस होना नहीं, हंसिए कि सर वैसा कुछ नहीं है, प्रेम विवाह तो नहीं होना है तो अरेंज मैरिज ही करेंगे। अरेंज मैरिज के ऊपर ये कीजिए, अगर पूछ भी लिया मैरिज के ऊपर कि लव मैरिज प्रेफर करोगे या अरेंज मैरिज, उनको हाथ जोड़ के कहिए अरेंज मैरिज ही करना है, लव मैरिज को तो फंडे में पड़ी ही मत। पर पर्सनली आपका चॉइस जो रहेगा वो कीजिए, बट इंटरव्यू में बताइए कि नहीं शादी तो माँ और बाबूजी के आज्ञा से ही होगी हमारी, हमारा इसमें खुद का कुछ भी चॉइस नहीं है। जो चॉइस है वैसे, बट घर वाले डिसाइड करेंगे। आप कहेंगे कि नहीं आई एम इन रिलेशन फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर एंड आई एम गोइंग टू मैरी विथ हर एंड वी विल लिव अ वेरी लवली लाइफ, वो कहेंगे कि उठ इथुन चल निकल, पहली फुर्सत में निकल यहाँ से, ऐसा काम हो जाएगा फिर। ध्यान में रखिए। दूसरी चीज़ है माइनॉरिटी स्टेटस। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी स्टेटस? जैसे कि मैं क्रिश्चियन हूँ, जैसे कि मैं सिख हूँ, जैसे कि मैं मुस्लिम हूँ। अभी आप इमेजिन कीजिए आप में से कितने लोगों के दोस्त पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, कि मेरा एक दोस्त है वो पारसी है, जूइज है। कोई नहीं रहेगा आप में से दोस्त, मेरा भी कोई दोस्त नहीं, मेरे है एक दो दोस्त देवड़ाली के सपोज, बट मान लीजिए कि मेरे सामने एक ऐसा कैंडिडेट आ चुका है जो पारसी कम्युनिटी से, और ये कम्युनिटी के लोग बहुत ही कम आते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से मेरे सामने कोई आके बैठा है, तो भाई साहब मेरा इंटरव्यू उसके ऊपर ही रहेगा फिर, कि मुझे इंटरेस्ट है इसके बारे में जानने में। मुझे मेरे जैसे बहुत है, मुझे सबके बारे में पता है, बट ये पारसी कम्युनिटी, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये मुस्लिम कम्युनिटी मेरे काफ़ी रेयर कांटेक्ट में है। मेरा खुद का कांटेक्ट है ही नहीं, अभी कांटेक्ट हो चुका तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्ट से आपको चीज़ें पूछूंगा कि हाउ, व्हाट इज़ योर कल्चर, डू यू थिंक इट्स रियली गुड, सपोज आपको चीज़ें पूछी जाएंगी। इंटरेस्ट जनरेट होता है, नई चीज़ कोई मिली मेरा तो इंटरेस्ट उसमें जनरेट हो जाएगा सर। मैं जानने में बहुत एक्साइटेड होता हूँ कि मुझे बताओ कुछ तो भी नया आपके बारे में, कि जैसे मुझे भी इनलाइटमेंट हो, मेरे भी थॉट्स में कुछ 1-2% का एडिशन हो सपोज। तो आप लोगों को माइनॉरिटी स्टेटस के ऊपर भी आप लोगों को सपोज आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सी केसेस ऐसी भी होती है कि डिवोर्स भी हुआ रहता है कुछ कुछ केसेस में, कि जैसे कि मैं एक लड़की हूँ सपोज, और मेरी बहुत कम उम्र में शादी कर दी गई थी, एंड आफ्टर दैट आई गॉट डिवोर्स्ड फ्रॉम माई हस्बैंड, and after that I started wearing all the civil services and I appeared into the interview। तो देखिए यहाँ पे भी आपका इंटरव्यू उसी के ऊपर रहेगा कि कैसे क्या हुआ सब, यानी आपने क्या हुआ, आपके ऊपर तो बहुत बड़ा, यानी एक मेरे मन में तो भी पर्सनली ऐसे कैंडिडेट के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा
कि एक लड़की जो कि एक लो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है, जिसकी कम उम्र में शादी हो जाती है, उसके इच्छाओं का कोई भी कदर किया जाता नहीं है और कुछ दिनों बाद उसे डिवोर्स दे दिया जाता है, और उसके बाद इतना बड़ा मेंटल सप्रेशन या हरेसमेंट होने के बाद ये लड़की यूपीएससी का इतना बड़ा शिव धनुष उठाने को तैयार है। और आज ये लड़की मेरे सामने इंटरव्यू में, मैं तो बड़ी विनम्रता रहूँगा उनके सामने कि मैं कहूँगा कि इतना सारा आपने किया कैसे, कि इतनी शक्ति आई कैसे क्या आप में, क्योंकि ये सब चीज़ें इंटरनल इटर्नल पावर की होती है। आप अगर इटर्नली स्ट्रांग हो, यू कैन फाइट विद द इंटायर वर्ल्ड। अ लेडी, अ सिंगल वुमेन कैन फाइट विद द इंटायर वर्ल्ड। और कितना भी बड़ा पुरुष रहे, अगर आप में वो इंटरनल पावर है नहीं, सो यू विल कमिट। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर देते हैं फिर खुद की, कि मैं मुझसे ये नहीं हो रहा है। केसेस डिपेंड करती है आपका बैकग्राउंड कैसा है। तो मेरे सामने इंटरव्यू के लिए आ कौन रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग भी इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मेरे सामने भी ऐसी बहुत सी केसेस आ चुकी है। तो जनरली चीज़ें उधर ही डाइवर्ट होती है कि आपने मैनेज कैसे का किया, क्योंकि मुझे भी कुछ लेसन चाहिए लाइफ से। इंटरव्यू साइड में हो जाता है, यहाँ पे लाइफ चेंजिंग लेसन मिलते हैं फिर इन कैंडिडेट्स कि मैंने ऐसे ऐसे किया था और ऐसे ऐसे मैं बाहर निकली हुई इन सब से। एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है इंटरव्यू में। कैसा है ना बेटा, आप ही कुछ नया सीख के जाते नहीं हो, इंटरव्यू भी बहुत कुछ ना, इंटरव्यूअर भी बहुत कुछ नया सीख के जाते हैं। या आप समझ लीजिए, क्योंकि इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपका इंटरेक्शन। दूसरे सवाल आप लोगों को आ सकते हैं आपके होम स्टेट के ऊपर या आपके डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। जैसे कि मैं हूँ नासिक महाराष्ट्र का रहने वाला, और मैं इंटरव्यू में गया और वहाँ पे एक ऐसे पर्सन हैं जो नासिक के जिला कलेक्टर थे 25 साल पहले। ये तो मुझे पता है नहीं, बट ये उनको पता है, उन्होंने मेरे डैप में देखा कि ये नासिक से है, और उनको याद है कि अरे मैं तो नासिक में, यार मेरी पहली पोस्टिंग यंग आईपीएस ऑफिसर था मैं, और मेरी पहली पोस्टिंग नासिक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हुई थी। मैं नासिक का आईजी था, मैं नासिक का कमिश्नर था, पुलिस कमिश्नर, मैं कारपोरेशन का कमिश्नर था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक किसी भी पोस्टिंग के ऊपर वो लोग आए होंगे, या उन्होंने महाराष्ट्र को सर्व किया होगा या आपके डिस्ट्रिक्ट को सर्व किया होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको सवाल पूछा जाएगा उस कैंडिडेट के हिसाब से, ये आप भी करोगे। आप केरला में पोस्टेड थे, त्रिची डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से कोई कैंडिडेट आपके पास आया तो आप जानना इंटरेस्टेड रखोगे कि क्या चल रहा है त्रिची में, त्रिची की क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिर आपके होम डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में वगैरह वगैरह। अभी जैसे कि मैं इंटरव्यू में गया था, तो उन्होंने जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने कहा कि विवो, डू यू नो दैट आई हैव सर्व्ड नासिक डिस्ट्रिक्ट फॉर 2 years एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उन्होंने कुछ तो भी 89-91 में वो नासिक में थे एज अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सुन के खुशी हुई सर कि आपकी सर्विस हम लोगों को मिली करके। तो उन्होंने मुझे पूछा, विवो टेल मी एनी 5 फेमस पीपल फ्रॉम नासिक। नासिक के कोई भी 5 फेमस लोग बता दो मुझे। मैंने कहा सर नासिक से तो सबसे ज़्यादा फेमस है हम लोगों के आदरणीय विनायक दामोदर सावरकर जी। नासिक की एक दूसरी फेमस पर्सनालिटी है अनंत कान्हेरे, और रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट बिलोंगिंग टू अभिनव भारत। नासिक की फेमस पर्सनालिटी दादा साहेब फाल्के, द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। नासिक की फेमस पर्सनालिटी है वीवा शिरवाड़कर, हु इज ऑल्सो नोन एज अ कुसुमाग्रज ऑल्सो। नासिक की फेमस पर्सनालिटी है आप लोगों के कौन हो, कानेटकर, वसंत कानेटकर। देखो अभी नासिक कहा, यूपीएससी कहा, वो पूछने वाला कौन, देखो लिंक कैसे बन गई। और उन्होंने कुछ जापान नहीं पूछा, तेरी खुद की सिटी के बारे में पूछा उन्होंने। दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे पूछी कि विवर मुझे भी नासिक सिटी का भी अच्छी लगी है, बट मुझे तुम नासिक के कोई तुम्हें 5 प्रॉब्लम बताओ। टेल मी एनी 5 प्रॉब्लम्स ऑफ योर सिटी, कि आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी के कोई तुम्हें 5 प्रॉब्लम। तो मैंने उनको कहा कि सर नासिक इज इनफैक्ट द 5th लार्जेस्ट सिटी इन द महाराष्ट्र आफ्टर मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे एंड नागपुर। बट जैसे सर हर, एंड नासिक इज ए डेवलपिंग सिटी, जैसे हर डेवलपिंग सिटी की कुछ अपनी कमियां, कुछ अपनी खामियां, कुछ अपने चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे नासिक सिटी की भी कुछ अपने चैलेंजेस और प्रॉब्लम है। जैसे कि नासिक में मेन प्रॉब्लम नासिक सिटी का, सपोज कि नासिक सिटी का सेक्स रेशो थोड़ा सा कम है,
कि टोटल सेक्स रेशो भी कम है और चाइल्ड सेक्स रेशो भी कम है। अभी उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, क्यों नासिक तो पढ़ी लिखी यानी इट्स अ क्वाइट गुड एजुकेटेड सिटी, देन व्हाई सेक्स रेशो इज डिस्टर्बिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि सर नासिक इज करंटली एक्टेड एज अ ग्रोथ सेंटर फॉर द नॉर्थ महाराष्ट्र। नासिक में बहुत सी इंडस्ट्रीज का हब है, यहाँ पे उस रीजन का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है। तो लॉट्स ऑफ मेल माइग्रेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन्स, वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देते और जनरली मेल माइग्रेट करते